हेलो एंड वेलकम टू ट्रिक्स। दुनिया भर में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन डेवलप की गई है, लेकिन ये वैक्सीन हर कंट्री में इक्वली नहीं पहुंच रही है। जो रिच कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने पहले से ही पैसे पे करके वैक्सीन के प्रोडक्शन के दौरान, उनके डेवलपमेंट के दौरान इन्वेस्ट करके अपने लिए वैक्सीन सिक्योर करा ली है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है। इसके लिए इंडिया काफ़ी टाइम से पुश कर रहा है कि वैक्सीन से पेटेंट का वेवर मिले ताकि उसकी जेनरिक कॉपी बन सके और अफोर्डेबल प्राइसेस में सारी कंट्रीज़ को ये अवेलेबल हो सके। लेकिन चूँकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की लॉबी काफ़ी पावरफुल है, तो वो इस पुश को बार बार वो लॉबी रोक रही थी। अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि यूएसए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो इंडिया के इस पुश को WTO में सपोर्ट करेगा। इवन फ्रांस ने भी कहा है कि वो पेटेंट वेवर के लिए अपना सपोर्ट देता है इंडिया के लिए। यूरोपियन यूनियन भी सेम चीज़ कह रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पेटेंट क्या है, इसके वेवर की ज़रूरत क्यों होती है, कौन सा इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है और कौन से अग्रीमेंट के तहत ये आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट एक तरह का टाइटल है जो कि ओनर्स को एक लीगल राइट देता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, जिसको उन्होंने खुद बनाया है, उसको वो प्रोटेक्ट कर सके और दूसरों को एक्सक्लूड कर सके उसकी कॉपी बनाने में, प्रोडक्ट की कॉपी बनाने में, या फिर जो प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया है उसको इस्तेमाल करने में। ये राइट जो है ओनर्स को पेटेंट फाइल करने के बाद 20 साल तक मिलता है और ये सिर्फ वही वैलिड होता है जहाँ पे पेटेंट फाइल किया जाता है। जिस कंट्री में, जिस रीजन में आपने पेटेंट फाइल किया है, उसी कंट्री में ये वैलिड होगा। इसीलिए जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप होता है, किसी नई चीज़ की इन्वेंशन होती है, तो जो इन्वेंट करता है उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो हर कंट्री में अपना पेटेंट फाइल करे, नहीं तो दूसरी कंट्री के लोग जहाँ पे वो पेटेंट फाइल नहीं हुआ है उसको कॉपी कर सकते हैं और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो कॉमन ग्राउंड कौन डेवलप करता है कि क्या नियम होंगे कंट्रीज़ में, क्या बेसिक ग्राउंड रूल्स होंगे, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को, अपने मेंबर कंट्रीज़ को रूल्स, लॉज डेवलप करने में रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पेटेंट वेवर की बात क्यों की जा रही है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जानते हैं कि ये एक उरुग्वे राउंड ऑफ निगोशिएशन का रिजल्ट था जो कि शुरू हुआ था 1986 से लेकर के 94 तक चला था और फाइनली 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसी निगोशिएशन के दौरान कुछ अग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए थे। उन अग्रीमेंट्स में एक अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स। ये डील करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ट्रेड से, यानी कि मैंने कोई चीज़ डेवलप की है अपने माइंड से, यानी कि इंटेलेक्ट से, उसको किस तरह से मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है, ताकि उसको प्रोड्यूस करने वाले को भी घाटा नहीं हो और साथ के साथ उस टेक्नोलॉजी का, उस इन्वेंशन का दूसरी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा मिल सके। तो ये एक तरह से जो ट्रिप्स है वो फैसिलिटेट करता है ट्रेड इन नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। और क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है ट्रेड डिस्प्यूट भी ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि ट्रिप्स का काम है कि फैसिलिटेट करना, एक रास्ता देना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ट्रेडिंग में, और अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको भी रिजॉल्व करता है। ये ट्रिप्स जो है वो एक तरह से मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, जो कि मेंबर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को देखना है, यानी कि मेंबर कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना है और इसको इन्फोर्स करना है ताकि जो फेलो कंट्रीज़ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओनर्स हैं उनके प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि ट्रिप्स के अंडर में WTO मेंबर्स जो हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज बना सकते हैं जो कि उनके पब्लिक पॉलिसी नीड्स को सूट करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन देता है,
और उनको बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने में मदद करता है। यानी कि WTO मेंबर्स अपने अपने पेटेंट लॉज बनाते हैं। जैसे इंडिया में इंडियन पेटेंट्स एक्ट है। एक चीज़ ये कहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन जो है, जो कि ट्रिप्स के अंडर होता है, वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो कंट्रीब्यूट करे टेक्निकल इनोवेशन में और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी है ये हम लोग आगे जानेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे पहले बताया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इनके कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो कि कॉमन ग्राउंड सेट करता है कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, क्या बेसिक नियम होने चाहिए, है ना। तो जो कुछ अग्रीमेंट्स हैं उनमें से एक है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये जो पहला है पेरिस कन्वेंशन, इसके तहत पेटेंट राइट प्रोटेक्ट होते हैं। ये दरअसल एक ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करता है, बेसिक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, जिसके तहत फिर ट्रिप्स के नियम डिसाइड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात जो भी मैंने कही वो हमें मिलती है, उनका एक क्लॉज है कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये आर्टिकल 31 के तहत आता है। अब कंपलसरी लाइसेंसेस क्या है? कंपलसरी लाइसेंस जो है वो अलाउ करता है कंपिटिटर्स को टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और यूज द प्रोसेस विदाउट द ओनर्स कंसेंट। यानी कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत अगर मैंने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, फिर भी मैं किसी और का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करके, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करके उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं या फिर उसके प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए हैं, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग का ये मतलब है कि किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चोरी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो एक डेफिनेट स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि किस किस कंडीशन में कंपलसरी लाइसेंसिंग हो सकती है। इसमें डिसाइड किया गया था कि इमरजेंसी के टाइम में, एक्सट्रीम अर्जेंसी में कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कंपलसरी लाइसेंसिंग, लेकिन केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए। इसको बाद में दोहा अग्रीमेंट 2001 में जाकर के इस पर एक सहमति बनी कि ऐसे कंट्रीज़ का क्या होगा जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कि अफ्रीका वगैरह में दवाएं इंडिया से जाती है जेनरिक कॉपी, वो कैसे जा पाती हैं? क्योंकि ये डिसाइड किया गया कि जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है वो दूसरे जगह से मंगा सकते हैं जेनरिक कॉपी। ये जो बात थी कि ओनली फॉर डोमेस्टिक मार्केट नॉट फॉर एक्सपोर्ट, इसको चेंज किया गया और एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया गया। तो ऐसी दवाएं जिनका पेटेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन जिनको कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत अलाउ किया गया है, उसको बना करके अगर वो लाइफ सेविंग ड्रग है और वो सबको एक समान नहीं मिल रहा है या फिर काफ़ी महंगी है, तो गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कंपलसरी लाइसेंसिंग और फिर उसको ज़रूरतमंद देश को एक्सपोर्ट कर सकती है। इसमें ओनर्स को कंपनसेशन भी मिलता है, यानी कि भले ही आप उससे कंसेंट नहीं ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट या उसका प्रोसेस यूज़ करने का, लेकिन आपको उसको कंपनसेशन पे करना होगा। ये कंपनसेशन कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना कंपनसेशन ओनर को पे करना है, और हर एक कंट्री फ्री है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कंपलसरी लाइसेंसिंग का क्या ग्राउंड्स होगा, कि उनके अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी क्या है या एक्सट्रीम इमरजेंसी क्या है, एक्सेट्रा। आर्टिकल 31 के तहत कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है। इंडियन पेटेंट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 84 से 92 के तहत कंपलसरी लाइसेंसिंग दी गई है। कुछ ग्राउंड सेट किए गए हैं। पहला तो ये कि पेटेंट फाइल होने के 3 साल के बाद कोई अपील कर सकता है कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए, तो कंट्रोलर जनरल जो है वो अलाउ कर सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग अगर वो ये देखते हैं कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक इज़ नॉट मेट, यानी कि सबको एक समान कोई दवा या कोई प्रोसेस जो बहुत लाइफ सेविंग है, बहुत ही ज़रूरी है पब्लिक के लिए, वो एक समान नहीं मिल पाया है। दूसरा कि ये रीजनेबल प्राइस पे पब्लिक को नहीं अवेलेबल है। इंडिया में पहली बार अलाउ किया गया था कंपलसरी लाइसेंसिंग एक दवा के लिए, नेक्सवार था। ये किडनी और लीवर कैंसर के लिए बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग था जो कि काफ़ी कॉस्टली था। इसको कंपलसरी लाइसेंसिंग दे करके ये दवा फिर अवेलेबल हो गई लगभग 9,000 में, जो कि अफोर्डेबल था पब्लिक के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि केवल कंट्रोलर जनरल पे को अपील करने के बाद कंपलसरी लाइसेंसिंग मिलती है। कंट्री की गवर्नमेंट खुद भी डिसाइड कर सकती है कि हाँ, ये दवा के लिए ज़रूरी है कंपलसरी लाइसेंसिंग। जैसे कि 2020 में ये अपील किया गया था गवर्नमेंट से कि रेमडेसिवियर के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग दी जाए। अगर पेटेंट का वेवर मिलता है WTO में, सारी कंट्रीज इस पे अग्री करती हैं, इसका मतलब होगा कि जो भी वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं उनकी जेनरिक कॉपी दूसरी कंट्रीज बना सकती हैं। ये जेनरिक कॉपीज़ जो हैं वो ओरिजिनल ब्रांड के प्रोडक्ट से काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन इनका फॉर्मुलेशन, इनका इफेक्ट सब कुछ सिमिलर होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट के तहत। अगर वेवर मिलता है तो वैक्सीन कम दामों में सारी कंट्रीज़ को अवेलेबल हो सकेंगी। चूँकि पूरे वर्ल्ड को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि हर एक को वैक्सीन मिले। एक कंट्री भी रह जाती है, एक कंट्री भी छूट जाती है, तो इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी फिर सेफ नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वेवर मिलता है कि नहीं, या फिर हमारी गवर्नमेंट खुद कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑर्डर करती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा ये इन्फॉर्मेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।